हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके नोट्स हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। बच्चों, आपको ये नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से नोट्स बना लीजिएगा। ओके, और वीडियो देख करके नोट्स समझ लीजिएगा, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है। या फिर आप वीडियो से भी नोट्स बना सकते हो अगर आपको पीडीएफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वीडियो देख करके नोट्स बना सकते हो। और अगर आपको अदर चैप्टर्स के नोट्स या फिर प्रैक्टिकल्स चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको सभी नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं नोट्स की एक्सप्लेनेशन कि आप नोट्स में क्या लिखने वाले हो। तो देखिए, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वो कैसे है, मान लीजिए आपको पेन चाहिए तो आप क्या करोगे, दुकानदार के पास जाओगे। ठीक है, दुकान पर जाओगे और दुकानदार से बोलोगे कि हमें पेन चाहिए। तो वो क्या बोलेगा कि इस पेन की जो प्राइस है वो है 5 रुपीज। तो वो बोलेगा मुझे 5 रुपए दो। ठीक है, और पेन ले लो। तो आप उसे 5 रुपए दोगे और आपको पेन मिल जाएगा। तो मनी क्या हो गया, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मनी की वजह से ही तो आपको पेन मिल गया ना। ओके, और डेली लाइफ में मनी का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एक टर्म है डबल कोइंसिडेंस ऑफ अमाउंट, ये समझ लेते हैं। ये भी आप एग्जांपल से ही समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये नोटबुक है। ठीक है, आपके पास ये नोटबुक है और एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो अब आपको पेन चाहिए पढ़ाई के लिए। तो आपके पास पैसे तो है नहीं जो आप पेन खरीद करके ले आओगे। ठीक है, पैसे है नहीं, आपके पास एयरपोर्ट्स है और नोटबुक है। तो आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढोगे जिसके पास पेन होगा और उसे एयरपोर्ट्स चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसे एयरपोर्ट्स दे दोगे और उससे पेन ले लोगे। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंस ही तो हो गया कि उसे पेन नहीं चाहिए, उसे एयरपोर्ट्स चाहिए और पेन उसके पास था। ये कोइंसिडेंस वाली बात है। ऐसा भी तो हो सकता था कि उसे एयरपोर्ट्स चाहिए ही नहीं थे, उसे चाहिए थे शूज और उसके पास पेन था। तो फिर तो आप एक्सचेंज कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये कोइंसिडेंस वाली बात हो गई। मीन्स सामान के बदले सामान का लेन देन होना और पैसे नहीं है जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, यानी कि पैसे का ना होना और सामान के बदले सामान का लेन देन होना। ये क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और डबल कोइंसिडेंस मीन्स दोनों साइड जो है जरूरतें सेम है। मीन्स एक को पेन चाहिए और एक को एयरपोर्ट्स चाहिए। ठीक है, और दोनों के पास वो इंटरचेंजली सामान था, तो एक दूसरे से उन दोनों ने सामान की अदला बदली कर ली। ओके बच्चों, समझ में आ गया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब समझते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। देखिए, बार्टर सिस्टम क्या है कि सामान के बदले सामान लेना। ठीक है, आपने किसी और को सामान दे दिया और आपने किसी और से सामान ले लिया। तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ये कंडीशन है एक, और ये लागू होती है बार्टर सिस्टम में। क्योंकि पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम चलता था, यानी कि सामान के बदले सामान का लेन देन होता था और उस टाइम पे मनी नहीं थी। ठीक है, उस टाइम पे पैसा नहीं था। तो बिना पैसे के किस तरह से अपने सामान की पूर्ति करते थे वो, कि वो सामान के बदले सामान का लेन देन करते थे। समझ में आ गया आपको बार्टर सिस्टम। ओके, तो अब मनी समझते हैं। मनी एक्चुअल में है क्या, मनी क्या है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मेजर की जाती है और लीगलाइज यानी कि इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि मनी किसके द्वारा इशू की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देख लेते हैं, वो क्या है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में फर्स्ट है करेंसी, जो कि दो तरह की है, पेपर नोट्स की फॉर्म में और कॉइन्स की फॉर्म में। पेपर नोट्स जैसे कि 50 रुपीज और 500 रुपीज जो चलते हैं इंडिया में, वो किसकी फॉर्म में है, पेपर नोट्स, यानी कि वो कागज के हैं। ठीक है, डॉलर्स एंड यूरोज ये तो अदर कंट्रीज की करेंसीज हैं। ओके, अब नेक्स्ट है कि कॉइन। कॉइन क्या है, मेटल मनी है। जैसे कि आपके पास सिक्के होते हैं ना, 1 का या फिर 2 का, 5 का, ये जो सिक्के हैं। ठीक है, ये सिक्के किसकी फॉर्म में होते हैं, मेटल की फॉर्म में होते हैं, मेटल के बने हुए थे। तो ये क्या है, कॉइन करेंसी हो गई। ठीक है, और ये जो करेंसी है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स की, ये गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, सेंट्रल बैंक इशू करता है, ये दोनों इशू करते हैं। और जो सेंट्रल बैंक है इंडिया का वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है बैंक डिपॉजिट्स। बैंक में सभी लोग अपना पैसा जमा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, सेकंड टाइप। तो ये जो बैंक डिपॉजिट्स है, यानी कि बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं सभी अपना मनी को। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करते हैं, चेक की फॉर्म में यूज करते हैं। मीन्स अगर आपको किसी को 50,000 रुपए देने हैं तो आप क्या बोलोगे कि मैं आपको चेक दे देता हूँ 50,000 का, आप बैंक जाइएगा, वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर देंगे जब आप ये चेक उन्हें जाकर दोगे। तो चेक की तरह भी यूज करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग भी आज कल ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो बैंक डिपॉजिट को किस तरह से यूज करते हैं। और एक ये भी है कि आपको जरूरी नहीं है कि चेक, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू ही अपने डिपॉजिट्स को यूज करो। ठीक है, आप अपना पैसा निकाल करके, ठीक है, पेपर नोट्स या जिस तरीके से भी बैंक आपको आपका पैसा निकाल करके देगा, आप उस तरीके से भी यूज कर सकते हो। और उसे हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। मीन्स लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को बैंक अकाउंट्स में
इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद उन्हें जब भी जरूरत पड़ती है वो किसी भी टाइम उन्हें विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांड डिपॉजिट है। और थर्ड है डिजिटल मनी। डिजिटल मनी जैसे कि मोबाइल वॉलेट्स, क्रिप्टो करेंसीज, मोबाइल वॉलेट्स जैसे कि आप पेटीएम, जीपे ये सब यूज करते हो, ठीक है, तो ये किस में आते हैं, डिजिटल मनी में, ओके। और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, यानी कि सारे देशों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है करेंसी है, ठीक है, एज ए करेंसी से एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन ये ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, यानी कि एक एक करके जो देश हैं वो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को। तो और ये जो बिटकॉइन है ये किसके फॉर्म में है, डिजिटल मनी के फॉर्म में, ओके। तो लोन और कोलेट्रल, लोन और कोलेट्रल ये दो टर्म है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ने से पहले आप ये दोनों चीजें समझ लीजिए कि लोन और कोलेट्रल होता क्या है। देखिए लोन क्या होता है, कर्जा एक तरह से, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, आपको पैसा चाहिए, तो आप किसी पैसे वाले व्यक्ति के पास या फिर रिलेटिव्स के पास जाओगे या फिर बैंक के पास जाओगे और उससे बोलोगे मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, ठीक है, 50-60 हजार रुपए चाहिए मुझे, ठीक है, वो दे दीजिए आप, और मैं आपको कुछ टाइम बाद वो आपको वापस कर दूंगा, ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ आपको वापस कर दूंगा। एक्स्ट्रा चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वो जो पैसा जो ले रहा है ना, ठीक है, मुझे 50,000 रुपए बोरोवर ले रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो लोन है, यानी कि वो कर्जा है, ठीक है। अब कोलेट्रल क्या होता है, देखिए कोलेट्रल ये है कि जब वो किसी बैंक में जाएगा लोन लेने के लिए, तो वो कहेगा हमें कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं कि अगर आप नहीं चुका पाए हमारा लोन तो हम उस सामान को रख लें। तो वो जो सामान होता है वो बोरोवर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, बैंक को या फिर जिससे भी वो लोन ले रहा है उसको एज अ गारंटी देता है जब वो लोन लेने के लिए जाता है तब। तो ज्यादातर जो सामान लोग देते हैं गारंटी के तौर पे वो गोल्ड होता है, ठीक है, जैसे गोल्ड लोन मीन्स आप ये गोल्ड हमारा रख लीजिए, हम आपसे कर्जा ले रहे हैं, इस टाइम तक चुका देंगे, अगर नहीं चुका पाए तो आप हमारा गोल्ड रख लेना, ठीक है। तो एग्जांपल से समझ में आ गया गोल्ड लोन, ठीक है। गोल्ड लोन किस तरह से लेते हैं, ठीक है, कोलेट्रल में क्या है, गोल्ड है, लोन यानी कि पैसा ले रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, उनके पास गिरवी रख रहे हैं, ठीक है, कुछ सामान अपना गिरवी रखना होता है, लोन जिससे लेते हैं उनके पास। तो अब समझते हैं कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है। देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट वो कंडीशंस हैं जिनके अंडर में लोन देता है बैंक या फिर कोई भी जो भी पैसे वाला व्यक्ति है, ठीक है, जो भी कोई है वो लोन देता है कुछ कंडीशंस के अंडर में, ठीक है। तो वो टर्म्स जो भी हैं जिनके अंडर में लोन दिया जाता है किसी भी बोरोवर को, वो टर्म्स दोनों को ही माननी जरूरी होती है, यानी कि जो लोन ले रहा है और जो लोन दे रहा है, ठीक है, लोन लेने वाले व्यक्ति और देने वाले व्यक्ति दोनों ही उन कंडीशंस पर एग्री होंगे तभी लोन का लेन देन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और यही क्या है, यही है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, यानी कि दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए उन टर्म्स पर, यानी कि उन कंडीशंस पर, तभी लोन का लेन देन होगा, यानी कि देने वाला लोन दे देगा उसे और लेने वाला ले जाएगा। लेकिन लोन देने वाला किसी कंडीशन पर एग्री नहीं हुआ तो उसे तो लोन मिलेगा ही नहीं ना, वो तो खाली हाथ रह जाएगा। तो वो जो टर्म्स हैं वो क्या है, यानी कि वो जो शर्तें होती हैं वो क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। देखिए 4 शर्तें होती हैं। पहला के इंटरेस्ट रेट, कि मैं इतने इंटरेस्ट पर आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं तभी आगे बात बढ़ेगी। तो जो बोरोवर है वो क्या बोलता है, ठीक है मैं इतना इंटरेस्ट पर आपको पैसा वापस कर दूंगा और आप मुझे लोन दे दीजिए, ठीक है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा मनी पे करनी होगा, ठीक है, बोरोवर को जितना भी एक्स्ट्रा मनी बोरोवर को पे करना होगा वो मनी पहले ही तय कर ली जाती है, ठीक है। मान लीजिए किसी ने लोन लिया है 10,000 रुपए का, ठीक है, 10,000 रुपए का लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट कितना है, 10% एनुअल इंटरेस्ट है। तो 10% एनुअल इंटरेस्ट से मतलब है कि बोरोवर यानी कि लोन लेने वाले व्यक्ति को 1,000 रुपए साल का देना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया कि पहले ही इंटरेस्ट रेट तय कर लिया जाता है कि आपको कितना अमाउंट हमें एक्स्ट्रा मनी में देना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट। एक्स्ट्रा मनी क्या है, इंटरेस्ट रेट, कि आपको हमें इतने अमाउंट का इंटरेस्ट रेट देना होगा। सेकंड है कि कोलेट्रल, के हमें एज अ गारंटी कुछ ऐसा सामान चाहिए जो कि हम अपने पास रख सकें ताकि अगर आप हमारा लोन नहीं चुका पाते हो तो हम उस सामान को रख लें एसेट, यानी कि कुछ भी सामान जैसे कि लैंड, हाउस, गोल्ड, ये सब लोग अपना गिरवी रख देते हैं और लोन ले लेते हैं।
ठीक है। तो सेकंड है कोलेटरल, कि कुछ सामान चाहिए होता है लोन देने वाले को, ठीक है। और सेकंड है डॉक्यूमेंटेशन, मीन्स सब प्रूफ के तौर पे डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में लिखा जाता है और सारा कुछ एक जगह एज अ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एज अ एग्रीमेंट साइन किया जाता है और वो अपने पास रखते हैं लोन देने वाले और लोन लेने वाले व्यक्ति भी, दोनों ही उन एग्रीमेंट्स यानी कि रिकॉर्ड ऑफ एग्रीमेंट्स को रखते हैं, यानी कि पूरा फॉर्मल पेपर वर्क होता है जिसमें लोन कॉन्ट्रैक्ट की बातें होती हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है, ठीक है। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है किसी के पास, ठीक है, अगर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी जो इनकम है उसका प्रूफ, गवर्नमेंट जॉब ना सही प्राइवेट जॉब ही सही, तो उसकी जो इनकम है उसके प्रूफ के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि मोड ऑफ रीपेमेंट, के आप पैसे किस तरीके से दोगे, कब दोगे, कैसे दोगे, ठीक है। जो आप हमसे लोन ले रहे हो वो किस तरीके से आप वापस करोगे और कब वापस करोगे। और एग्जांपल से अगर आप समझे, एक होता है मंथली इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए आपने लोन ले लिया और आप उससे बोलोगे कि मैं आपको हर महीने इतना इतना दे दिया करूंगा, ठीक है, तो वो तो हो गया मंथली इंस्टॉलमेंट। और एक होता है ईयर का, ठीक है, आपको साल में एक बार जमा करना होता है, तो वो हो गया साल का। तो मोड ऑफ रीपेमेंट, आपको कब पैसे देने हैं, किस तरीके से पैसे देने हैं, वो होता है मोड ऑफ रीपेमेंट। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, अगर इन सभी कंडीशंस पर बोरोवर और जो भी लोन देने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, बैंक या फिर कोई भी मनी लेंडर, इन दोनों का एग्री होना जरूरी है इन शर्तों पर, तभी लोन का लेन देन होता है, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी कि लोन देने वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि लोन देने वाला जो सिस्टम है वो कितने तरीके का है, दो तरीके का है। एक है फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और सेकंड है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेक्टर, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर जैसे कि बैंक हो गया, ठीक है, बैंक। और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट यानी कि जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए या फिर आपके रिलेटिव्स हो गए, ये क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशन सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट में आपको कंफ्यूजन रहती है, इसीलिए मैंने ऐसा डिफरेंस लिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और एक ही बार में दो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप समझते हैं कि फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट होते क्या है। देखिए, फॉर्मल क्रेडिट कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज के द्वारा। अथॉरिटीज जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो बैंक है, ठीक है, ये किसके अंदर है, यानी कि बैंक जितने भी है वो किसके अंदर में आते हैं, फॉर्मल क्रेडिट के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल किसके द्वारा किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा और अथॉरिटीज के द्वारा। लेकिन जो इनफॉर्मल क्रेडिट में जो लोन देने वाले होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं, ओके। और एक रीजनेबल और फिक्स्ड रेट पर जो है लोन दिया जाता है फॉर्मल क्रेडिट में, लेकिन इनफॉर्मल क्रेडिट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर हमें लोन दिया जाता है। यानी कि फॉर्मल क्रेडिट में जो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, लेकिन इनफॉर्मल क्रेडिट में जो लोन देने वाले होते हैं वो अपनी मर्जी से ही इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं, ओके। और प्रॉपर पेपर वर्क होता है लोन के अप्रूवल के लिए फॉर्मल क्रेडिट में, लेकिन इनफॉर्मल क्रेडिट में ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर वर्क इतना जरूरी नहीं है लोन लेने के लिए। और ठीक इसी तरीके से कोलेट्रल की भी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस होती नहीं है। अगर कोलेट्रल होता है तो ठीक है, लेकिन बिना कोलेट्रल के भी इनफॉर्मल क्रेडिट में लोन मिल जाता है, लेकिन फॉर्मल क्रेडिट में बिना सिक्योरिटी यानी कि बिना कोलेट्रल के हमें लोन नहीं मिलता है। और फॉर्मल क्रेडिट जो है, यानी कि जो लोन मिलता है फॉर्मल क्रेडिट में, वो लोन किससे मिलता है, बैंक से मिलता है। और इनफॉर्मल क्रेडिट जैसे कि अगर आप रिलेटिव्स के पास जाते हो लोन लेने के लिए या फिर मनी लेंडर्स के पास जाते हो लोन लेने के लिए, तो ये किस में आते हैं, इनफॉर्मल क्रेडिट में आते हैं। देखिए, फॉर्मल क्रेडिट जो है वो सेफ है और सस्ता है, और जो इनफॉर्मल क्रेडिट है वो आसानी से तो मिल जाता है, लेकिन ना तो वो सस्ता है और इसमें धोखेबाजी भी हो जाती है वैसे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो रूरल एरिया है, ठीक है, रूरल एरिया में इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन ज्यादातर लिया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो रूरल एरिया है ना उसमें जो बैंक है, ठीक है, बैंक क्या बोलता है, हमें प्रूफ चाहिए, ठीक है, प्रूफ चाहिए कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है या फिर हमें गोल्ड दे दीजिए, हम तब आपको लोन दे देंगे। लेकिन पुअर पीपल्स के पास रूरल एरियाज में ऐसा कुछ तो सिस्टम होता ही नहीं है, यानी कि कोलेटरल यानी कि अपना कुछ ऐसा कीमती सामान वो उसको दे दें। उनके पास कीमती सामान तो होता ही नहीं है ना इतना, जो जैसे कि बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं उनके पास तो इतना कीमती सामान होता ही नहीं है, लेकिन उसे जो है लोन चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेंगे, क्योंकि उनके पास कोलेट्रल तो है ही नहीं,
तो वो क्या जमा करेंगे बैंक के पास, तो वो बैंक के पास ना जा करके वो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं। जो इनफॉर्मल लेंडर होते हैं वो लोन दे देते हैं बिना किसी कोलेटरल के, ठीक है, गरीब लोगों को। ओके, तो जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है, ठीक है, जो इनफॉर्मल लेंडर है वो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं। तो इसी वजह से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है क्रिएट हुआ, ठीक है। गांव में क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बने रहते हैं। उनमें क्या करते हैं लोग अपने रोज या फिर महीने में, ठीक है, उनसे जितना भी बचता है, ठीक है, पैसा जो भी उनकी सेविंग्स होती है वो उन्हें कलेक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं उसी पैसे के द्वारा। और जो लोन देते हैं ना ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपस में, ये जो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो लो रेट होता है, लो इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल लेंडर होते हैं वो किस तरह से देते हैं, वो हाई इंटरेस्ट रेट पर देते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है गरीब लोगों के लिए वो समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें 10 से 20 मेंबर हैं और वो 10 से 20 मेंबर रेगुलरली पैसे की बचत करते हैं, ठीक है, जितना भी उनसे बचाया जा सकता है। उसके बाद उसी पैसे से लोन देते हैं एक दूसरे को उसी ग्रुप में और लो इंटरेस्ट रेट पर, और एक दूसरे की फाइनेंशियली भी हेल्प कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो गया है कि तुझे तो थोड़ा सा पैसा चाहिए और तू तो मांगता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो वापस दे भी देता है, ठीक है, तभी ग्रुप बनता है। सच्चाई से ही मतलब सभी पर विश्वास किया जाता है। जो ग्रुप में सच्चाई के साथ ही सब वर्क करते हैं, ठीक है, सच्चाई और अच्छाई के साथ, ठीक है, और रहन सहन में भी थोड़ा सुधार आता है इस तरीके से। और जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, वो लो इंटरेस्ट रेट पर होता है, प्लस कोलेटरल की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप में जब कोई भी लोन लेता है, ठीक है। लेकिन बैंक में तो कोलेटरल की नीड होती है। और जो इनफॉर्मल क्रेडिट होता है वो क्या करते हैं, वो अपनी मनमानी चलाते हैं, वो हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं। तो इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है पुअर पीपल्स के लिए, जो कि उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। ओके, अब समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो अच्छे से नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।